मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। मैं एड्यूवेंचर के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय ज्ञान प्रणाली के भाग 7 के अंतर्गत हमारे प्राचीन भारतीय कुछ गुरुओं और ऋषियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले ऋषि हैं ऋषि वाल्मीकि। इनका काल लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व है। ऋषि वाल्मीकि ने अपने समय में कई कहानियां और ग्रंथ लिखे हैं, जैसे रामायण। इन्हें आदि कवि भी कहा जाता है, यानी पहले कवि के रूप में जाना जाता है। वे कहानी आधारित शिक्षा के माध्यम से मूल्य, नैतिकता और व्यवहारिक ज्ञान सिखाती थीं, जिनसे छात्रों को जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती थी। वाल्मीकि को शास्त्रीय संस्कृत कविता के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 24,000 छंदों का एक महाकाव्य उन्होंने रचित किया था। रामायण नाम है उसका। रामायण भगवान राम के जीवन की कहानी बताता है, जो धर्म, निष्ठा, करुणा और आदर्श आचरण पर केंद्रित है। कविता में नवाचार के रूप में श्लोक छंद की शुरुआत उन्होंने की, जो संस्कृत साहित्य में स्टैंडर्ड बन गया, मानक बन गया। राम को आप तो आम तौर पर सभी मामलों में सही रास्ते का पता होता था, भले ही उससे वो स्वयं विषादग्रस्त हो जाएं। सीता जी को कमजोर नहीं दिखाया गया है। वो एक दृढ़ सिद्धांतों वाली और अंदर से शक्तिशाली, मजबूत महिला थी। वाल्मीकि की सीख है कि सूक्ष्म लेकिन मजबूत बनो। गरिमा को फोर्सफुली जताने की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद वाल्मीकि, जिन्हें पारंपरिक रूप से एक सुधरा हुआ डाकू भी माना जाता है, कि सबसे पर्सनल सीख होगी, आपका अतीत आपके भविष्य को तय नहीं करता। भविष्य अलग है, अतीत अलग है। उनका संदेश है कि जागरूकता और कोशिश मिलकर के किस्मत को फिर से लिख सकती है। अगले ऋषि हैं ऋषि व्यास। इनका काल लगभग 1500 से 500 ईस्वी ईसा पूर्व है। ऋषि व्यास ने वेदों का संकलन किया और एकीकृत अध्ययन पर जोर दिया, इंटीग्रेटेड लर्निंग पर, जिसमें याद करना, चिंतन करना, गहन चर्चा करना, इसको वो ब्लेंड किया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप सीखने की एक अद्भुत कला सामने आ गई। इनको कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से भी जाना जाता है। व्यास को एक अकेले लेखक विद्वान के बजाय ज्ञान के संकलक और ज्ञान को व्यवस्थित करने वाले के रूप में अधिक माना जाता है। दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक महाभारत की रचना उनके ही द्वारा की गई थी। महाभारत में भगवत गीता भी शामिल है, जो कर्म, भक्ति, ज्ञान पर एक मुख्य दार्शनिक ग्रंथ है। उन्होंने मौखिक विधि, जिसे श्रुति कहते हैं, और सिस्टमैटिक रिसाइटेशन शैलियों को बढ़ावा दिया, जो आधुनिक एक्टिव लर्निंग और दोहराने के तरीकों में बदल गई। उनके समय में संस्कृत, प्राकृत, पाली
और क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग इस्तेमाल इंडियन नॉलेज सिस्टम के भाग के रूप में किया जाता था। उन्होंने राम, सीता, रावण जैसे पात्रों के गहरे मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किए। उनके समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए नैतिक आदर्शों और सांस्कृतिक मूल्यों को आकार दिया गया। वेदव्यास ने आध्यात्मिक, दार्शनिक ज्ञान को संरक्षित और व्यवस्थित किया। वाल्मीकि ने साहित्यिक अभिव्यक्ति और नैतिक कहानी कहने में अग्रणी भूमिका निभाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन दोनों ने साथ मिलकर भारतीय सभ्यता के नैतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक ढांचे को आधारभूत की दिया, आकार दिया। उनके समय में वेदों को चार भागों में व्यवस्थित किया गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनको 18 प्रमुख पुराणों की रचना और संकलन करने का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने पौराणिक कहानियों, ब्रह्मांड विज्ञान, वंशावली और नैतिक शिक्षाओं को संरक्षित किया। उन्होंने ब्रह्म सूत्र की संरचना की, जो बाद में हिंदू दार्शनिक स्कूलों में आधारभूत रचना बनी। उन्होंने भारत के आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान को व्यवस्थित किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके काल में पूरे एशिया में नैतिकता, शासन, धर्म और साहित्य को इसने प्रभावित किया। अब अगले ऋषि हम चर्चा करेंगे पाणिनि की। ये लगभग चौथी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनका काल है। पाणिनि के व्याकरण के नियम आधुनिक कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम से मिलते जुलते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नई जानकारी प्रदान करते हैं। पाणिनि के नियम आधारित व्याकरण नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम को प्रेरित करते हैं। आयुर्वेद में निवारक देखभाल और प्राकृतिक उपचारों पर जोर दिया गया और इससे ये आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों का पूरक बना। उनको विश्व साहित्य में सबसे महान भाषाविदों में से एक माना जाता है। उनका अष्टाध्यायी ग्रंथ लगभग 4000 संक्षिप्त नियमों के साथ है, औपचारिक व्याकरण की एक उत्कृष्ट कृति है। उन्होंने संस्कृत की संरचना को अविश्वसनीय सटीकता के साथ परिभाषित किया। उन्होंने बीजगणित और कंप्यूटर एल्गोरिथम के समान टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। अब अगले ऋषि आते हैं संगम ग्राम के माधव। संगम ग्राम केरला में स्थित है। इनका काल लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी रहा है। ये केरल के गणित और खगोल विज्ञान स्कूल के संस्थापक थे। आचार्य भास्कर और संगम ग्राम केरला के माधव ने बीजगणित और ट्रिग्नोमेट्री के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। केरल के माधव ने 14th सेंचुरी में न्यूटन से लगभग 300 साल पहले कैलकुलस और उसके एप्लीकेशन का आविष्कार किया था। ये विचार 300 साल बाद न्यूटन और लाइबनिज के साथ यूरोप में सामने आए। उन्होंने खगोलीय गणनाओं को आगे बढ़ाया। उन्होंने इन्फिनिट सीरीज और कैलकुलस से जुड़े अपने सभी सिद्धांतों को केवल प्रतिपादित ही नहीं किया,
उन्हें प्रूव भी किया। सिर्फ इसका अंदाजा ही नहीं लगाया, उन्होंने इसके बारे में एक्चुअल फैक्ट रखे और प्रूफ रखे। उन्होंने पाई का मान 13 स्थानों तक सही सही कैलकुलेट किया और उसे प्रूव किया। अगले ऋषि हैं ऋषि कण्व। महाभारत में वर्णित कण्व का आश्रम प्रकृति के अध्ययन, शास्त्रों का ज्ञान और डायलॉग यानी शास्त्रार्थ को मिलाकर एक जीवंत सीखने के इकोसिस्टम की तरह काम करता था। ये एक प्राचीन वैदिक ऋषि थे जो ऋग्वेद और उसके बाद के साहित्य में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। ऋग्वेद के कई भजन कण्व वंश से जुड़े हुए हैं। उनके तरीके ने प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल जो वातावरण है से सीखने को बढ़ावा दिया, जिसमें वातावरण का देखकर अवलोकन करके और वास्तविक जीवन के एक्सपीरियंस से सीखने को सम्मिलित किया गया। और ये आज एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक मॉडल बन गया है जिसका हम उपयोग करते हैं। उन्होंने अनुष्ठान अभ्यास यानी यज्ञ, ब्रह्मांडीय व्यवस्था यानी ऋत और भक्ति पर जोर दिया। बाद की परंपरा में कण्व शकुंतला के पालक पिता माने गए और कालिदास के नाटक से प्रसिद्ध हुए। वो प्रारंभिक मौखिक दार्शनिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने वैदिक धर्म और विचार को आकार दिया। अब अगले ऋषि हैं ऋषि शौनक। ऋषि शौनक नैमिषारण्य विश्वविद्यालय के प्रमुख थे, जो एक प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक था। वो एक प्राचीन वैदिक विज्ञान और अनुष्ठान विशेषज्ञ थे जो बाद में वैदिक साहित्य से भी जुड़े। नैमिषारण्य में उस समय लगभग 10,000 से ज्यादा शिष्य एक साथ सामूहिक शिक्षा के लिए इकट्ठे होते थे। उन्होंने वैदिक देवताओं और भजनों की व्याख्या करने वाला प्रारंभिक कार्य किया। उन्होंने ऋग्वेदिक भजनों, लेखों, छंदों के व्यवस्थित सूचकांक बनाए। उन्होंने वेदों के अध्ययन, वर्गीकरण और संरक्षण को आगे बढ़ाया। शौनक ने विशाल मौखिक परंपराओं को संगठित किया। उन्होंने लर्निंग कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए प्रक्रिया प्रोसेस बनाने में मदद की। ऋषि शौनक ने सामूहिक सच्चर्चा यानी शास्त्रार्थ और डिबेट पर जोर दिया, जिससे कोलैबोरेटिव इंक्वायरी और ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा मिला। ये प्रथाएं आज के युग में ग्रुप वर्क और सेमिनार की नींव है। अब हम आर्यभट्ट की चर्चा करेंगे, जिनका काल लगभग 476 से 550 सीई है। आर्यभट्ट शुरुआती भारतीय गणितज्ञों और खगोल विद्यों में एक थे। उन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम और जीरो से संबंधित कंसेप्ट का उपयोग किया। उन्होंने पाई का मान पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.1.1416 की गणना की, जो उनके समय के लिए उल्लेखनीय रूप से सटीक था। ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कोसाइन के कंसेप्ट को उन्होंने प्रतिपादित किया और शुरुआती साइन टेबल बनाए।
खगोल विज्ञान में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को छाया के रूप में सही ढंग से समझाया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। उन्होंने वर्ष की लंबाई का सटीक अनुमान लगाया। बीजगणित में रेखीय और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने पे काम किया। अब हम ब्रह्मगुप्त की चर्चा करेंगे, जिनका काल लगभग 600 से 670 सीई के आसपास माना जाता है। ब्रह्मगुप्त ने प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा। शून्य और ऋणात्मक संख्याओं से जुड़े ऑपरेशंस को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। वो शून्य को एक संख्या के रूप में मानने वाले सबसे पहले गणितज्ञों में से एक थे। बीजगणित में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समाधान प्रस्तुत किए। इंटरमीडिएट इक्वेशंस पर काम किया, जो अब ब्रह्मगुप्त सर्व समीका से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ज्योमेट्री में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ब्रह्मगुप्त सूत्र दिया। उन्होंने खगोल विज्ञान में ग्रहों की स्थिति की गणना की। उन्होंने ग्रहणों की भविष्यवाणी के तरीकों में बहुत सुधार किया। अब हम बात करेंगे नीलकंठ सोमयाजी जी की। इन्होंने ग्रहों के लिए एक संशोधित सूर्य केंद्रीय मॉडल की प्रस्तावना किया। उन्होंने ग्रीक मॉडल से अलग ग्रहों की गति के समीकरणों में सुधार किया। इन्होंने खगोल विज्ञान के लिए उन्नत एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की रचना की। उनकी ग्रहों की गणना शुरुआती यानी जो बेसिक कोपरनिकस मॉडल है उसकी तुलना में बहुत अधिक सटीक थी। अब हम बात करेंगे भास्कर प्रथम की, जिनका काल 17वीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने साइन के लिए एक सटीक सन्निकटन सूत्र बनाया। उन्होंने सरल गणित का उपयोग करके जटिल खगोलीय विचारों को समझाया। उनका साइन सूत्र सदियों बाद विकसित तरीकों को टक्कर देता है। अब हम श्रीधर जी की बात करेंगे, जिनका काल 8वीं और 9वीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्पष्ट रूल्स बनाए। उन्होंने भिन्न और अंकगणितीय श्रेणियां अरिथमेटिक जो सीरीज हैं इनके लिए कार्य किया। एरिया और वॉल्यूम की गणना के लिए स्पष्ट नियम बनाए। उन्होंने टेक्स्ट बुक की तरह गणित को चरण दर चरण प्रोसेस के रूप में लिखा। उन्होंने गणित को व्यवहारिक और लर्निंग सेंट्रिक बनाया। लेकिन अफसोस है कि इतिहास में शायद ही कभी उन्हें इन सब कामों के लिए याद किया गया। अब हम बात करेंगे वीरसेन जी की। ये 8वीं शताब्दी के जैन विद्वान थे। इन्होंने बहुत बड़ी संख्याओं और घातों के साथ काम किया। उन्होंने लघु अंकीय कंसेप्ट की प्रारंभिक समझ विकसित की। उन्होंने घातांक के नियम विकसित किए। ये कंसेप्ट्स बहुत बाद बाद में अलग अलग नामों से यूरोप में सामने आए और उन्होंने इनको अंगीकृत किया यूरोप के विद्वानों ने। अब हम बात करेंगे केरल स्कूल के परमेश्वर जी की। ट्रिग्नोमेट्रिक कार्यों के लिए माध्य और मान विधियां इन्होंने विकसित की थी।
ग्रहण की भविष्यवाणी की बहुत सटीकता में सुधार किया। ऑब्जर्वेशन बेस्ड सुधारों पर इन्होंने जोर दिया। सिद्धांत और प्रायोगिक, थ्योरी और प्रैक्टिकल सत्यापन का एक दुर्लभ मिश्रण दिया। अगले हैं ज्येष्ठ देव। इनफाइनाइट सीरीज के लिए इन्होंने तार्किक प्रमाण दिए। कैलकुलस जैसे विचारों को स्पष्ट गद्य में समझाया। कन्वर्जेंस और लिमिट्स पर काम किया। इनका काम मॉडर्न मैथमेटिकल एनालिसिस जैसा दिखता है। अगले हैं अच्युत पिशारती। ट्रिग्नोमेट्री में एडवांस रिवर्सिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके खगोलीय स्थिरांकों को, कांस्टेंट्स को बेहतर बनाया। उनके काम ने बाद के विद्वानों को प्रभावित किया। लेकिन अफसोस है कि भारत के बाहर ये नाम गुमनाम ही रहा। कई भारतीय प्राचीन गुरुओं और ऋषियों को उचित मान्यता नहीं मिली। इसके कई कारण थे। प्राचीन भारतीय ज्ञान संस्कृत पांडुलिपियों में दर्ज था, जिसका व्यापक रूप से यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सका। मौखिक शिक्षण परंपराओं का उपयोग किया जाता था, जिसने प्रसार को और प्रचार को सीमित कर दिया। और हमारा भारत का काम यूरोप और भारत के बाहर कम प्रचलित हुआ। औपनिवेशिक चिकित्सा कथाओं ने वेस्टर्न सिस्टम का पक्ष लिया। हमारे ग्रंथों का खंडित अस्तित्व भी इसका प्रमुख कारण है, क्योंकि हमारे ग्रंथ खंडों में लिखे गए थे। इनका अस्तित्व खंडित था। प्राचीन भारतीय चिकित्सा साक्ष्य आधारित थी और अवलोकन और केवल अनुमान के आधार पर नहीं थी। इसका प्रूफ था प्रॉपरली। निवारक स्वास्थ्य सेवा पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। प्राचीन भारत में मन और शरीर को एक प्रणाली के रूप में माना जाता था, और आधुनिक समग्र और एकीकृत चिकित्सा के कई सिद्धांत इन भूले हुए विद्वानों की गूंज हैं। अब मैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त कर रहा हूं। सभी दर्शकों को सहभाग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले मंगलवार को किसी दूसरे विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि एड्यू वेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा। धन्यवाद।